हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टरटोन। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है क्लीन साइंसेस। इस महीने 4 आईपीओ ओपन होने की उम्मीद है। जीआर इंफ्रा, क्लीन साइंसेस 7 तारीख को ओपन हो रहे हैं। 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर जोमेटो ओपन होगा और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस ओपन होगा। चारों के चारों आईपीओ दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ। तो इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू आईपीओ, बायबैक, एनसीडी या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहां मैं उनका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, ये किस सेक्टर में काम करती है? केमिकल सेक्टर में काम करती है। स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है अलग अलग सेक्टर्स के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। प्राइस बैंड जो डिसाइड किया 880 से 900 के बीच में है। फ्रेश इशू 0 है, यानी कोई फ्रेश शेयर इशू नहीं हो रहा है। कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा। जो भी पैसा रेज हो रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ से, वो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है उनको जाएगा। ओएफएस का साइज जो डिसाइड किया गया है वो 1.72 करोड़ का है। टोटल साइज जो है 1546 करोड़ का है। प्री आईपीओ शेयर यानी आईपीओ शुरू होने से पहले कितने शेयर आउटस्टैंडिंग थे, वो लगभग 10.62 करोड़ थे। नए शेयर 0 इशू हो रहे हैं। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आईपीओ के बाद? सेम रहेंगे, 10.62। मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी इस 10.62 को अगर मैं 900 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा जो लगभग 9550 करोड़ का है। ईपीएस 19 रुपए का है। ओपन डेट है 7 तारीख, 9 तारीख से ओपन रहेगा, 7 से 9 3 दिन। लिस्टिंग 19 जुलाई को होगी। लॉट साइज 16 का है और टोटल इन्वेस्टमेंट से 14,400 की है। तो दिस द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब जल्दी से स्टडी कर लेते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे कि मैंने को बताया, ये कंपनी फॉर्म हुई थी 2003 के अंदर और ये क्या बनाती है? ये स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में देखो कौन कौन से आते हैं इनके पास। MEHQ, BHA, AP, ग्लाइकोल, DCC, 4-MAP, एनिसोल। तो ये केमिकल्स के नाम है जो ये कंपनी ये केमिकल्स बनाती है। अब ये पर्टिकुलर केमिकल्स कहां यूज होते हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, MEHQ ये यूज होता है एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। इसके अलावा होम केयर एंड पर्सनल केयर, पेंट्स, कोटिंग एडिटिव्स एंड टेक्सटाइल केमिकल्स के अंदर। तो सबसे बड़ा जो इसका केमिकल है ना वो MEHQ ही है। मतलब ये जो कंपनी केमिकल्स बनाती है उसमें से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो केवल MEHQ से ही होता है। बाकी सब जोड़ दें तो 50% टोटल इनका जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। अगर ग्लाइकोल की बात करूं तो ये फार्मा सेक्टर के अंदर यूज होता है, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस के अंदर यूज होता है। मतलब जैसे आइसक्रीम के अंदर फ्रेग्रेंस देते हैं या किसी फ्लेवर देने के लिए काम आता है। ठीक है। BHA जो होता है वो होम एंड पर्सनल केयर में यूज होता है। होम एंड पर्सनल केयर की जब बात करूं तो FMCG सेक्टर आता है, जहां पर हम एंटी एजिंग क्रीम्स बनाते हैं, वहां यूज होते हैं। या यूवी प्रोटेक्शन क्रीम्स आती है, वहां यूज होते हैं। या पाउडर्स हो गए उनमें यूज होते हैं। 4-MAP जो है वो भी होम एंड पर्सनल केयर में यूज होता है। DCC जो है फार्मा का API है। एस्कॉर्बिल पैल्मिटेट जो है वो होम पर्सनल केयर और फार्मा API में है। और जो एनिसोल है वो होम एंड पर्सनल केयर के अंदर, एग्रोकेमिकल के अंदर, फर्टिलाइजर और फार्मा API के अंदर। तो आप ये मान के चलो कि इनके जो केमिकल्स बन रहे हैं वो इन 3 मेन सेक्टर में यूज हो रहे हैं। एक परफॉर्मेंस केमिकल, एक फार्मास्यूटिकल और एक FMCG। यानी जो तीनों के तीनों सेक्टर है वो बड़े शानदार सेक्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फार्मास्यूटिकल आपको पता ही है आज के डेट में पीक पे चल रहा है, डिमांड इतनी ज्यादा है। FMCG की तो डिमांड हमेशा ही रहती है, एवरग्रीन होता है। इकोनॉमी पे फर्क पड़े ना पड़े, ये इस सेक्टर पे फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस केमिकल भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। और मैंने आपको बताया MEHQ जो इनका केमिकल है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू के अंदर। जब किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करते हो, 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली कि ये पर्टिकुलर कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। सेकंड, वो प्रोडक्ट कहां कहां यूज होता है। ठीक है। तो हम अगर उन सेक्टर को स्टडी कर लें कि किस किस सेक्टर में ये पर्टिकुलर केमिकल यूज हो रहा है और वो पर्टिकुलर सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यानी इसका डिमांड आएगी ऑब्वियसली। तो ये सेकंड चीज हो गई। हमें देखना है कि किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो तीनों हमने देख लिए। कौन सा केमिकल बनाता है वो हमने देख लिया। थर्ड होता है कि ये जो केमिकल बन रहे हैं, ठीक है, ये जो केमिकल बन रहे हैं इनका रॉ मटेरियल क्या है। क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल का आइडिया लग जाएगा तो आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि कभी फ्यूचर में रॉ मटेरियल की वजह से कॉस्टिंग पे फर्क तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, ये जो रॉ मटेरियल बनाते ये जो रॉ मटेरियल चाहिए इन केमिकल्स को बनाने के लिए, ये फिनोल होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, मेथनॉल है, साइक्लोहेक्सलामीन है। तो ये जो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं ये मोस्टली जो बनते हैं ये कहां से बनते हैं? मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल आर डेरिवेटिव क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल से ये बनते हैं। ठीक है। अगर आप क्रूड ऑयल को स्टडी करोगे, अगर उसका ग्राफ देखोगे तो लास्ट ईयर वो $65 के आसपास था कोविड से पहले। जब कोविड आया डिमांड एकदम से नोज डाइव हुई तो उसकी वजह से $65 से $20 रह गया था। अगर आप एवरेज निकालोगे पिछले 1 साल में तो एवरेज लगभग $40 के आसपास आएगी।
यानी पिछले एक साल में, जो पिछला एक साल रहा है 2020-21 का, उसके अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत नीचे रहा था, जिसकी वजह से इन कंपनीज को फायदा हुआ था। आज की डेट में क्या है कि अगर आप मार्च का देखोगे, मार्च 2020 में तो $65 के आसपास था क्रूड। आज की डेट में क्रूड पहुंच गया $75 पे। तो अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है। तो आपको क्रूड ऑयल पे नजर रखनी है अगर इसके बिजनेस मॉडल को आपको स्टडी करना है, ठीक है। चौथी चीज आती है कि ये माल कहां बेचते हैं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये 70% अपना जो माल है ना, जो केमिकल बनाती है, ये एक्सपोर्ट करती है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो आपको क्या चीज देखनी है, आपको देखना है डॉलर। अगर डॉलर एप्रिशिएट होता है, अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो इस कंपनी को फायदा होगा। अगर डॉलर गिरता है तो इस कंपनी को घाटा होगा, क्योंकि 70% ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है। तो आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल स्टडी करने के लिए जो 3 सेक्टर है, इनको स्टडी करना है कि 3 सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमें पता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रॉ मटेरियल जो है क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, तो क्रूड ऑयल के प्राइस को आपको देखना है। मेनली जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है, बाहरी कंट्रीज में हो रहा है 70%। और जो मेन कंट्रीज कौन सी जहां एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना, अमेरिका और यूरोप, जहां इनका मोस्टली माल जाता है। तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो इस कंपनी को फायदा होगा। तो आपको डॉलर पे नजर रखनी है, डॉलर और रुपी पे जिसका प्राइस है वो आपको देखना है, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके जो की कस्टमर्स हैं, तो इसके जो की कस्टमर है वो बेयर एजी एसआरएफ लिमिटेड है फॉर एग्रोकेमिकल्स। फार्मास्यूटिकल के लिए ये जेनेक्स लेबोरेटरीज को प्रोवाइड कराती है। स्पेशलिटी मोनोमर्स के लिए विनाती ऑर्गेनिक्स को प्रोवाइड कराती है। एनिमल न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्राइड इंटरनेशनल को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर था इसका बिजनेस मॉडल। अब देख लेते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। अगर आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो 2019 के अंदर जो टोटल इंडस्ट्री का साइज था ग्लोबल केमिकल का, वो था $4738 बिलियन, ठीक है। और उसका जो 40% है वो किसके पास है, चाइना के पास है। यानी इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड लीडर है केमिकल्स के अंदर। और अगर मैं ग्लोबल केमिकल्स की बात करूं, अगर सीएजीआर ग्रोथ की बात करूं, तो ये अगले 5 सालों में 6.2% से ग्रो होगा। तो यानी 4738 2019 के अंदर था, जो कि बढ़ के कितना हो जाएगा, $6785 बिलियन हो जाएगा 2025। यानी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है केमिकल कंपनीज के लिए। अगर मैं स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करूं तो इसका मार्केट $800 बिलियन का था, जो कि एक्सपेक्टेड है 5 से 6% ग्रो होगा और लगभग 1100 बिलियन हो जाएगा 2025 में। तो स्पेशलिटी केमिकल ले लो या टोटल केमिकल्स ले लो, दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा है आने वाले समय में। अब तीसरा इंडस्ट्री एनालिसिस में देखो, अब चाइना के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि चाइना इज लीडर, और पता है 40% मार्केट शेयर वर्ल्ड का केमिकल का चाइना के पास है। चाइना के अंदर दिक्कत क्या हो रही है कि चाइना के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो अनरेगुलेटेड थी, ठीक है। अनरेगुलेटेड का मतलब यह है कि वो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रही थी। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने 2016-17 से क्रैकडाउन स्टार्ट किया। उन्होंने उन कंपनीज पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म बनाए कि अगर आपकी जो केमिकल कंपनी है, अगर वो स्ट्रिक्ट नॉर्म को फॉलो करती है तो ही आप यहां पर ऑपरेट कर सकते हो, अदरवाइज ऑपरेट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंपनीज उन्होंने शट डाउन करी थी। तो जब बहुत सारी कंपनीज वहां शटडाउन हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां पे जो केमिकल कंपनीज जो काम कर रही थी, उनकी प्रोसेस में उन्होंने चेंज करना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसी प्रोसेस बनानी पड़ी जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो उसकी वजह से क्या, उनकी कॉस्टिंग बढ़ी। क्या हुआ कि जो इंडियन कंपनीज थी, अब इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या था, इंडियन कंपनीज भी केमिकल बनाती है, इंडिया के पास भी एक्सपर्टीज है, R&D है, सब कुछ है। एडवांटेज क्या था चाइना के पास, कॉस्ट का एडवांटेज था कि उनके जो केमिकल बनते थे सस्ते केमिकल बनते थे। उसका रीजन ये था कि वो अनरेगुलेटेड केमिकल्स बनाते थे, पॉल्यूशन कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चाइना गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी तो वैसे बंद हो गई, ठीक है। जो कंपनी थी उनको अपनी प्रोसेस चेंज करनी पड़ी, उनको नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी ताकि पॉल्यूशन कम हो। तो जब नई टेक्नोलॉजी लाए तो उसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ी, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए थे, लेबर की कॉस्ट बढ़ी, तो उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव था ना, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और क्लीन साइंसेज जो है इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो सबसे लो कॉस्ट पे केमिकल प्रोवाइड कराती है, सबसे ज्यादा मार्जिन है। वो आगे मैं डिस्कस करूंगा कैसे। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो ये जो केमिकल बनाते हैं तो उसके लिए जो भी प्रोसेस चाहिए होती है वो पेटेंटेड नहीं है। तो पेटेंटेड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो किसी और बाहर कंपनी को इनकी प्रोसेस बता सकते हैं, या अगर वो छोड़ के जाते हैं किसी और कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे उनकी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। तो वो सेम प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है वो कॉम्पिटिटर इनका बना सकता है। तो इनका कोई पेटेंट नहीं है अभी तक, ये दिस द वन प्रॉब्लम। सेकंड, 50% सेल कम फ्रॉम MEHQ केमिकल। तो इनका जो MEHQ केमिकल है उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, 50% की सेल वहीं से आती है। तो अगर इस पर्टिकुलर केमिकल पे
अगर इस पर्टिकुलर केमिकल का जो रॉ मटेरियल उसके प्राइस बढ़ते हैं, या फिर जिस सेक्टर को ये प्रोवाइड कराता है उस सेक्टर में दिक्कत आती है, तो इसके अंदर रिस्क ये हमें नजर आता है। थर्ड है, जैसे मैंने बताया था 70% ये एक्सपोर्ट करता है, चाइना, अमेरिका, यूरोप, यहां ये अपने केमिकल्स को सप्लाई करते हैं। लेकिन उस 70% में 37% जो है वो कहां जाता है, वो चाइना को जाता है। ठीक है, आप खुद ही सोच सकते हो, ऐसी कंपनी जो 37% अपना चाइना को बेच रही है, और चाइना वर्ल्ड लीडर है, तो आप समझ सकते हैं कितने कॉस्ट इफेक्टिव ये केमिकल्स बना रहे हैं, कि चाइना के अंदर जो कंपनी बैठी है वो चाइना से नहीं ले रही, वो इनसे ले रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर इंडिया चाइना में कुछ दिक्कत आती है, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था, सिचुएशन जो बॉर्डर पे थी वो एडवर्स हो गई थी, तो उसके कारण क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेके आए थे। तो इस तरह के कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अगर आते हैं तो कंपनी पे फर्क पड़ सकता है। तो ये तीन रिस्क हमें नजर आते हैं बिजनेस के अंदर। अब मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखो, दे हैव डेवलप्ड वेपर फेस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस एनिसोल एंड हैव डेवलप्ड सर्टेन अदर मेथड टू प्रोड्यूस केमिकल व्हिच इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये कंपनी जो है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है मार्केट के अंदर ये है कि इसके जो प्रोडक्ट्स है ना वो लो कॉस्ट के हैं, जिसकी वजह से क्या है कि ये चाइना को सप्लाई करते हैं, मार्जिन बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि एक केमिकल बनता है एनिसोल, ये केमिकल जो बनता है ना, ये पहले बनाते हैं लिक्विड फेस टेक्नोलॉजी से, अब उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है वेपर फेस टेक्नोलॉजी। जब वेपर फेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये आए तो उससे क्या हुआ, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हुई। ठीक है, जिसकी वजह से इनके मैं आगे दिखाऊंगा जब फाइनेंशियल इसकी स्टडी करेंगे कि इनके मार्जिन कैसे एक्सपेंड हुए। तो ये इनकी स्ट्रेंथ है कि ये नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोड्यूसर ऑफ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी इनके जो प्रोडक्ट्स है मार्केट के, जो मैं केमिकल डिस्कस किए थे, वो सबसे कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। ये हमें इससे पता चलता है कि चाइना को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड सीनियर मैनेजमेंट। मतलब इनका जो प्रमोटर बैकग्राउंड है, जो दोनों प्रमोटर है, अशोक रामनारायण बूब एंड सिद्धार्थ अशोक, ये एलुमनाई है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के, और इनके पास कंबाइंड एक्सपीरियंस है मोर देन 35 ईयर का इन केमिकल इंडस्ट्री। तो इनका जो प्रमोटर है वो हाईली क्वालिफाइड है। इनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है पद्मश्री प्रोफेसर गणपति दादा साहेब यादव। तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं इन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद की कस्टमर, यानी इनके जो कस्टमर्स हैं जिनके साथ इनकी रिलेशनशिप है वो आज नहीं है, ऐसे नहीं कि एक साल किसी ने लिया अगले साल कोई नहीं ले रहा। इनकी जो रिलेशनशिप चल रही है 10 सालों से चल रही है। तो वो हमें दिखाता है कि इनके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। 70% इनकम कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। ठीक है, ये हमने पहले बताया था कि 70% इनकम कहां से आती है, एक्सपोर्ट से आती है। अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, देखो अब क्या होता है कि जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आपका मोस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अगर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर वो पोर्ट के पास है तो आपको फायदा होता है कि आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचती है। तो यहां देखो 70% इनकम कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, फॉर दैट दे हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन कुरकुम नियर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, क्योंकि दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो नियर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। तो इससे क्या होता है कि इनको पोर्ट तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक कॉस्ट का खर्चा नहीं आता। तो अब स्टडी कर लेते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस को। तो देखो इनकम FY19 में 393 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के 419 होगी FY20 में, और 512 करोड़ होगी FY21 में, यानी 7% की ग्रोथ थी FY20 में और 22% की ग्रोथ थी FY21 के अंदर। अगर मैं COGS निकालू, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट 178 करोड़ की थी, FY20 में 127, FY21 में 137। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो 178 है, अगर मैं इसको 393 से डिवाइड करूं तो कितना आता है, लगभग 45%। यानी 2019 के अंदर जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट लगती थी रेवेन्यू, कितना लगती थी, 30%, यानी 45% से 30% रहेगी। उसका रीजन ये मैंने आपको बताया था, इनका जो एनिसोल बनता है केमिकल जो है वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में है, वहां इन्होंने कॉस्ट बचाई है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट कम हुई थी, इसकी वजह से इनको फायदा हुआ। अब मैं अगर 2021 देखूं तो उसमें केवल 26% रह गया, यानी FY19 के अंदर कॉस्ट है रेवेन्यू का वो 45% था, जो कि 2021 में रह गया कितना रह गया, 26% रह गया, यानी लगभग 20% इनका कॉस्ट कम हुआ है। वो आपको रिफ्लेक्ट होगा किसके अंदर, OPM के अंदर। देखो 35% का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि आज के डेट में बढ़ के कितना हो गया, 51%, यानी 51% का ऑपरेशन मार्जिन है। जबरदस्त ग्रोथ आई है। उसका रीजन ये है, देखो 2021 के अंदर तो इनको फायदा मार्जिन पे इसलिए भी हुआ था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो ऑलमोस्ट नोज डाइव्ड हो गए थे, और रॉ मटेरियल इनका जनरली क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है, वो फायदा हुआ था। दूसरा, जो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने चेंज करी थी उससे फायदा हुआ। ठीक है,
अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो 98 करोड़ का प्रॉफिट था FY19 में, जो कि बढ़ कितना हो गया, लगभग 200 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट डबल पिछले 3 सालों में। ठीक है, ईपीएस की बात करूं, वही ईपीएस भी उस हिसाब से 9 रुपए का ईपीएस था, जो कि बढ़ के कितना हो गया, 19 रुपए का। यानी अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूं तो बड़ी शानदार इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। नॉट ओनली ग्रोथ, बट इनके जो मार्जिन है ओपीएम और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत शानदार है। अभी जब मैं इंडस्ट्री से कंपेयर करूंगा तो वो दिखाऊंगा कि ये इंडस्ट्री के सुपीरियर मार्जिन है। अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में अगर आपको डेट दिखाऊं तो शॉर्ट टर्म डेट 0 है, लॉन्ग टर्म डेट भी ऑलमोस्ट 0, यानी बैलेंस शीट के अंदर डेट है ही नहीं। करंट एसेट की बात करूं तो 192 करोड़ के करंट एसेट थे 2019 में, जो कि बढ़ के कितने हो गए, 395। अगर मैं करंट लायबिलिटी की बात करूं तो 41 करोड़ थी, जो कि बढ़ के कितनी हो गई, 101 करोड़। यानी करंट रेशियो, अभी मैं रेशियो निकालूंगा, वहां दिखाऊंगा कि आपको बैलेंस शीट जब भी स्टडी करनी है तो बैलेंस शीट में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि डेट कितना है बैलेंस शीट पे, उसको हम इक्विटी से कंपेयर करते हैं, डेट 0 है। करंट रेशियो देखते हैं, वो आपको दिखाऊंगा 1.5 से ऊपर होना चाहिए। इसमें तो ऑलमोस्ट ये 3.95 यानी 4 के आसपास है, यानी बड़ी स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो है। तीसरा हम देखते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, तो वो भी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत ही नीचे है। तो बैलेंस शीट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें यहां नजर आती है। अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो देखो 84 करोड़ का कैश फ्लो था FY19 में, 160 करोड़ का था FY20 में, FY20 में 192 करोड़ का था। कैपेक्स इसने किया 38 करोड़ का, FY20 में 50 करोड़ का, FY21 में 84 करोड़ का। अगर मैं फ्री कैश की बात करूं कि फ्री कैश कितना जनरेट कर रहा है, तो 192 करोड़ का इसने कैश फ्लो से जनरेट किया था ऑपरेशन से। अगर मैं कैपेक्स माइनस कर दूं तो लगभग 108 करोड़ का फ्री कैश जनरेट किया था इसने। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं लगभग 214, यानी पिछले 3 सालों में लगभग 264 करोड़ का इन्होंने फ्री कैश जनरेट किया, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। अब जल्दी से की रेशियो देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो डेट तीनों साल में 0, यानी डेट की कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी 272 करोड़ की थी, जो बढ़ के 539 करोड़ की होगी। डेट टू इक्विटी निकालने का मतलब नहीं है, क्योंकि डेट है ही नहीं बैलेंस शीट पे। करंट रेशियो देखिए 4.68, 3.34, 3.91, एनीथिंग अबव 1.5 बहुत ही अच्छा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है करंट रेशियो की। डेटर डेज देखो बहुत ही स्टेबल डेटर डेज है, लेस देन 90 अगर होते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। आरओई आरओसी देखो 36%, 41%, 37%, एनीथिंग अबव 25% इज ग्रेट। आरओसी देखो 49%, 53%, 50%, यानी 50% का आरओसी। आरओसी का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी अगर मैंने 100 करोड़ की कैपिटल लगाई है तो 150 करोड़ तो मैं कमा ही रहा हूं 1 साल में, यानी 2 साल में जो मैंने पैसा लगाया 100 करोड़ का वो मुझे पूरा वापस मिल जाना है। प्राइस टू अर्निंग देखूं तो 97 का था, 68 का था, अब रह गया केवल 48 का, यानी अच्छा खासा ईपीएस में इंप्रूवमेंट आया है। सीएफओ टू एबिटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एबिटा है, देखो एबिटा तो आपको बुक्स पीएनएल के अंदर नजर आएगा, लेकिन वो एबिटा कितना कैश फ्लो के अंदर कन्वर्ट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो 70% से ऊपर है, जनरली 70% से ऊपर अगर होता है तो बहुत शानदार माना जाता है। तो देखो वो थोड़ा सा कम था FY19 में, FY20 में बढ़ के 86% हो गया और FY21 के अंदर 74% हो गया, यानी सीएफओ टू एबिटा भी बहुत शानदार है। तो की रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार बैलेंस शीट नजर आती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं पीई निकालूं या आरओई आरओसी प्रॉफिटेबल पैरामीटर निकालूं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक रेशियो है सीएफओ एबिटा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है। अब जल्दी से स्टडी कर लेते हैं इसके पीयर एनालिसिस को। तो एसआरएफ लिमिटेड जो है वो इसका पीयर है, पीआई इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, कैमलिन फाइन साइंसेस, नवीन फ्लोरिन, फाइन ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स और ये क्लीन साइंसेस। तो देखो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। क्लीन साइंसेस सबसे छोटी कंपनी है दोस्तों, सबसे छोटी कंपनी। अगर मैं केमिकल में अब जब से लिस्ट हो जाएगी तो लिस्टिंग के अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी है। तो सबसे छोटी कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। छोटी कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा आती है, तो इसके अंदर अगले 5 सालों 10 सालों में ग्रोथ के फैक्टर बहुत ज्यादा नजर आते हैं। सबसे बड़ी जो कंपनी है एसआरएफ है, जिसका सेल्स है 8400 करोड़ का। सेकंड नंबर पे है पीआई इंडस्ट्रीज जिसका 4577 करोड़ का है। थर्ड है अतुल लिमिटेड जो 3731 करोड़ पे है। चौथा है कैमलिन फाइन साइंसेस जो 1187 है। पांचवा है नवीन फ्लोरिन 1179। छठा है फाइन ऑर्गेनिक्स 1133। सेवंथ है विनाती ऑर्गेनिक्स 954 करोड़, 512 करोड़। अगर मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो आप देखो रेवेन्यू एसआरएफ की है 8.77, पीआई इंडस्ट्रीज में अच्छा खासा रिटर्न रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। अतुल की नेगेटिव है, कैमलिन की 15% है, नवीन फ्लोरिन की 8 है,
फाइन ऑर्गेनिक्स की 3.39 है, विनाती की तो नेगेटिव है और क्लीन साइंस की 14% है। यानी अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट केवल कैमलिन फाइन साइंस को छोड़ दिया जाए तो टॉप ग्रोथ नजर आती है क्लीन साइंसेस की। वो आपको रीजन बताया, साइज छोटा है। पैट ग्रोथ 36% का है, पी इंडस्ट्री का 34% है। यानी इन्होंने देखो रेवेन्यू ग्रोथ तो उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन पैट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यानी इनके मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, ठीक है, खर्चे कम हुए हैं। अतुल लिमिटेड 23%, कैमलिन देखो 614%, नवीन फ्लोरिन 31%, फाइन ऑर्गेनिक्स नेगेटिव, विनाती नेगेटिव, क्लीन साइंसेस 21%। यानी क्लीन साइंसेस की ग्रोथ भी काफी अच्छी खासी नजर आती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपीएम, हाईएस्ट इंडस्ट्री का विनाती का 37, क्लीन साइंसेस कितना है 51%। यानी अगर मैं ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो सबसे सुपीरियर किसके हैं, क्लीन साइंसेस के हैं। डेट टू इक्विटी की बात ही नहीं करते क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में डेट है ही नहीं। आरओई आरओसी देखो मैक्सिमम किसका है 20%, इसका कितना है 37%। आरओसी मैक्सिमम कितना है 24%, इसका कितना है 50%। यानी जो हाईएस्ट है इंडस्ट्री का उससे डबल है इसका। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिटिबिलिटी पैरामीटर कितने शानदार है क्लीन साइंसेस के। रिसीवेबल डेज की बात करें तो सभी इंडस्ट्री के रिसीवेबल डेज ठीक ठाक है। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो केवल एक एसआरएफ है जो सबसे कम प्राइस अर्निंग टू चल रहा है 36 के, अदरवाइज आप जितने भी आप देखोगे 60, 40, 50, 75, 73, 77, ठीक है। तो इनके जो प्राइस टू अर्निंग है वो बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि जो आपका केमिकल सेक्टर रहा है उसके अंदर रनअप बहुत शानदार रहा है पिछले एक साल में, जिसकी वजह से इनके प्राइस टू अर्निंग जो है वो थोड़े महंगे हो गए। अगर इंडस्ट्री एवरेज की बात करूं तो लगभग कितना आता है 59 के आसपास जो इंडस्ट्री का एवरेज आता है। और ये कितने, ये जो कंपनी आ रही है क्लीन साइंस कितने पे आ रही है 48 पे आ रही है। तो अगर मैं इसको मानते हैं क्योंकि इसके ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बहुत सुपीरियर है, ठीक है, आरओई आरओसी बहुत सुपीरियर है। अगर मैं इसको पी रेशियो भी दूं और इसके 19 रुपए के FY21 के ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 1235 रुपए का प्राइस इसका आएगा। और अगर जो इसका 1, 2, 3, 5 माइनस और जो आईपीओ आ रहा है कितने बार आ रहा है 900 पे आ रहा है, तो लगभग 335 रुपए के आसपास का इसके अंदर लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। अगर मैं सेलिंग शेयर होल्डर की बात करूं तो इसके अंदर प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप जो है वो अपने शेयर थोड़े बहुत बेच रहा है। उसका रीजन है कि 2003 से कंपनी फॉर्म करी थी, अब कुछ ना कुछ वो भी प्रॉफिट कमाएंगे तो इसकी वजह से वो इसके अंदर शेयर अपने बेच रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही अंत करता हूं, फिर से कंक्लूड करता हूं, कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल का वो एक हॉट सेक्टर आज की डेट में। कंपनी ने ग्रोथ शानदार दिखाई है, मार्जिन सुपीरियर है, आरओई आरओसी सुपीरियर है इंडस्ट्री से कंपेयर करने में, ठीक है। जो प्राइस टू अर्निंग रखा गया है वो भी काफी अच्छा रखा गया है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे छोड़ा गया है, अच्छे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। और इसके कैश फ्लो अगर देखा जाए तो फ्री कैश भी काफी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी बहुत शानदार है। अंत करता हूं, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।